नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र का महासमर और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। जब से लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हुआ तब से कांग्रेस अकेले ही बीजेपी के टक्कर ले रही थी, लेकिन केजरीवाल के कल शाम जेल से बाहर आने के बाद आज पहला बयान भी सुर्खियों में आ गया। बयान ऐसा था जिस पर खुद अमित शाह को जवाब देना पड़ा। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज आंध्रा में मोर्चा संभाला तो प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में चुनावी सभा की। इसके अलावा भी आपको कुछ और दिखाएंगे, तो देखते रहिए लोकतंत्र का महासमर। देश में होने वाले सभी चुनाव में खर्चे की सीमा निर्वाचन आयोग ने तय कर रखी है, इसलिए प्रत्याशी अब चुनाव में अंधाधुंध खर्च नहीं करते। लेकिन क्या कोई ऐसा प्रत्याशी भी हो सकता है जो लोकसभा चुनाव लड़े और 1 रुपया भी खर्चा ना करे? हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन भोपाल में कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। प्रत्याशी अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा चुके हैं। प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में अपना पसीना तो बहाया ही, साथ ही पैसा भी जमकर बहाया। ये पैसा चाय पानी के खर्च से लेकर बैठकों, जुलूसों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर और वाहनों के लिए खर्च किया गया। बात अगर भोपाल लोकसभा सीट की जाए तो यहाँ से 22 उम्मीदवार मैदान में रहे। 7 मई को वोटिंग हुई और 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से पहले उम्मीदवारों ने चुनावी खर्च की जानकारी भी जिला प्रशासन को दी। सबसे ज्यादा खर्च करने में बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा आगे रहे। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने चुनाव में सबसे ज्यादा करीब 53 लाख रुपए खर्च किए। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो का खर्च भी शामिल है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव, जिन्होंने कुल 22,73,000 रुपए खर्च किए। भोपाल सीट पर प्रत्याशियों को 95 लाख रुपए तक खर्च करने की इजाजत थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक निर्दलीय कैंडिडेट राजेश कीर ने चुनाव प्रचार में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ये जानकारी उन्होंने खुद जिला प्रशासन को सौंपी है। खर्च के मामले में आलोक शर्मा अन्य कैंडिडेट से शुरुआत से ही नंबर 1 पर है। पीएम मोदी ने 25 अप्रैल को भोपाल में रोड शो किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो और सभाएं भी हुई। इनका खर्च भी आलोक शर्मा के खर्च में जोड़ा गया। दूसरी ओर कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव के पक्ष में भोपाल में एक भी बड़े नेता की सभा नहीं हुई। इस वजह से आलोक के मुकाबले उनका खर्च आधा भी नहीं रहा। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के चौथे चरण की 8 लोकसभा क्षेत्र में कुल 74 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इन प्रत्याशियों में 12 प्रत्याशियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो 22 प्रत्याशी करोड़पति हैं। चौथे चरण में 5 महिलाएं भी अपना भाग्य आजमा रही। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में 13 मई को मतदान होना है। प्रमुख सियासी दलों के साथ साथ तीसरा मोर्चा और निर्दलीय मिलाकर कुल 74 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं, जिनमें से 69 पुरुष और 5 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। इनमें देवास एससी सीट पर 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। धार से 7, इंदौर में 14, खंडवा में 11, खरगोन में 5, मंदसौर में 8, रतलाम एसटी से 12 और उज्जैन एससी से 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की प्रोफाइल की बात करें तो कुल 74 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं, उनमें से बीजेपी के 8 प्रत्याशियों में से 4 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों में से 6 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। निर्दलीय 32 प्रत्याशियों में से 2 ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 74 प्रत्याशियों में से 15 प्रत्याशी स्नातक हैं, 13 प्रत्याशी 10वीं पास भी नहीं है, जबकि 14 प्रत्याशी हायर सेकेंडरी पास है। इनके अलावा 22 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास करोड़ों की संपत्ति होने का हलफनामा दिया है। बीजेपी कांग्रेस के आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में होने के बाद राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों के अपने तर्क। इसमें ना एजुकेशन के बहुत सारे उदाहरण अलग तरीके से हैं। इसको मतलब हम लोग एडीआर में बहुत एक उसके
सकते हैं वो नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी ही सभ्य तरीके से बात करेगा, ये बिल्कुल नहीं है। कई बार आप ऐसे भी, आपके सामने ऐसे कई सारे लोग आपको देखे होंगे जो शायद साक्षर नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि उनकी मर्यादा क्या है, उनकी भाषा की मर्यादा क्या होती है। तो वो पूरी चीज़ उस पर डिपेंड करती है। साक्षर और निरक्षर ये एक अलग बात होती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब हम फिर पॉलिसीज़ की बात करेंगे और फिर उस पर, तो शायद उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन शायद कंपैरेटिवली कम होगा, लेकिन भाषा को लेकर और स्वभाव को लेकर तो उसको हम उस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। आगामी 13 मई को मध्य प्रदेश की जनता इन 8 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए संजय डोंगर देवी की रिपोर्ट। पीएम मोदी ओडिशा के चुनावी दौरे पर हैं और उन्होंने कंधमाल में चुनावी रैली के दौरान स्टेज पर पद्मश्री विजेता पूर्णमासी जानी के पैर छुए। पूर्णमासी एक कवित्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्हें 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया है, सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटने वाली है। 4 जून को पार्टी देश के संसद में विपक्ष भी नहीं बना पाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान का डर दिखा रही है। ये समझना आसान है कि कांग्रेस खुद डरी हुई है। देखिए, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पीएम मोदी अब रिटायर होने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले वो 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे। इसके बाद अगले साल सबसे खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, ये अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि इस दावे के बाद अमित शाह ने खुद केजरीवाल को जवाब दिया है। सुनिए। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पूजा अर्चना की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ रहे। केजरीवाल के साथ गोपाल राय, संजय सिंह और कई आम आदमी पार्टी के नेता भी मंदिर पहुंचे। केजरीवाल शुक्रवार यानी कि 10 मई को तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए। वे 40 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहे। कोर्ट ने उन्हें 1 जून यानी कि 22 दिन के लिए राहत दी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ में सरेंडर करना होगा। अरे तुम्हारा पता नहीं फिल्म शूट कर रहे हो क्या? वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों को रुक करेंगे। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री YSR को श्रद्धांजलि दी। आंध्रा के इड्डूपुलापाया में YSR के स्मारक पर राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल ने YSR को याद करते हुए कहा कि राजनीति में अलग अलग तरीके के रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं। राजशेखर रेड्डी जी मेरे पिता के भाई थे। वे रिश्ता वर्षों पुराना है। राजशेखर रेड्डी जी ने जैसी पदयात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए, वह मेरी प्रेरणा थी। उन्होंने कहा था कि जब तक पदयात्रा में जाते हैं तभी हमें जनता की समस्या समझ में आती है और दूसरों का दर्द भी हमें समझ में आता है, अपना दर्द खत्म कर देता है। सुनिए। अलग अलग तरीके के रिश्ते होते हैं, राजनीतिक रिश्ते होते हैं, मगर पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं। और राजशेखर रेड्डी जी मेरे पिता के भाई थे। उनका सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, वो एक दूसरे को भाई मानते थे और ये रिश्ता सालों पुराना रिश्ता है। राजशेखर रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश को रास्ता दिखाया, मगर पूरे देश को रास्ता दिखाया था। जो राजशेखर रेड्डी जी ने आंध्रा में पदयात्रा की थी, वही मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा का इंस्पिरेशन था। और राजशेखर रेड्डी ने स्वयं मुझे कहा था कि मुझे हिंदुस्तान की पदयात्रा करनी चाहिए। तो जब मेरे पिता नहीं रहे, तब राजशेखर रेड्डी जी ने मेरी भी मेंटरिंग की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जब हम पदयात्रा में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता की समस्याएं, जनता का दर्द, जनता के सपने समझे जा सकते हैं। पदयात्रा में दूसरों का दर्द अपने दर्द को मिटा देता है। तो अगर मैंने हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा की, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, तो ये इसमें राजशेखर रेड्डी जी की सोच थी। तेलंगाना के विकाराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया और कहा, यह चुनाव 2 समूहों में विभाजित है। एक तरफ हमारे पास एनडीए है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे पास है राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा इंडी गठबंधन। एक तरफ राहुल गांधी छुट्टियां मनाने बैंकॉक और थाईलैंड जाते हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। एक तरफ इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करता है, तो दूसरी तरफ एनडीए देश के लिए अपने जीवन को बलिदान करने की बात करता है। सुनिए। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव 2024 का चल रहा है, ये चुनाव 2 खेमों में बटा हुआ। एक और एनडीए का खेमा है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और दूसरी ओर इंडी अलायंस है जो राहुल बाबा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अरे हंसिए मत भाई, राहुल जी बड़े नेता है हमारे, हंसिए मत भाइयों बहनों। मगर ये दोनों गठबंधन किस प्रकार के? एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी, और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी
जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में 7 बक्सों में रखे 7 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए। ये नोट उस वक्त मिले जब लॉरी की चपेट में आने से एक वाहन पलट गया था। स्थानीय लोगों ने देखा कि उस वाहन से नकदी भरे 7 गत्ते के बक्से ले जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। गाड़ी विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम की ओर जा रही थी। पलटे हुए वाहन के चालक को चोटें आई और उसे इलाज के लिए गोपालपुरम अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। गत्ते के बक्से पर खोले गए तब उसमें रखे 7 करोड़ रुपए बरामद हुए। महाराष्ट्र के जलगांव निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार ललित उर्फ बंटी शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वो अपने लिए अकेले प्रचार कर रहे हैं। ललित उर्फ बंटी शर्मा अपने प्रचार से अपने लिए कितने वोट जमा कर पाएंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन वोट मांगने का तरीका जरूर वायरल हो रहा है। सामान्य व्यक्ति जय महाराष्ट्र, सामान्य व्यक्ति जय महाराष्ट्र। तेरा निशाने बैठ 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 सामान्य व्यक्ति जय महाराष्ट्र, निशाने बैठ 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 सामान्य व्यक्ति जय महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके साथ उन्होंने उज्जैन में डोर टू डोर अभियान चलाया। इस दौरान उज्जैन में सीएम के रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। गौरतलब है कि उज्जैन सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विधानसभा क्षेत्र भी है और वहां पर रोड शो किया। तीसरे चरण के चुनाव से पहले भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली और बैठक में शाह ने साफ साफ कह दिया कि जिस मंत्री के इलाके में कम वोटिंग हुई उसका कद घटाया जा सकता है। अब आंकड़े ये बता रहे हैं कि तीसरे चरण में लोकसभा की जिन 9 सीटों पर वोट डाले गए वहां से प्रदेश सरकार के 11 मंत्री आते हैं। इनमें से 8 मंत्री शाह के परफॉर्मेंस में खरे नहीं उतरे। तो क्या यह माना जाए कि 8 मंत्री डेंजर जोन में है? देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की वोटिंग परसेंट को लेकर दी गई चेतावनी का असर ये हुआ कि तीसरे चरण में पिछले लोकसभा चुनाव के बराबर वोटिंग हुई। तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों में प्रदेश सरकार के 11 मंत्री आते हैं। इनमें से 8 मंत्री शाह के परफॉर्मेंस पर खरे नहीं उतरे। इनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ मतदान लोकसभा सीट पर हुए औसत मतदान से कम रहा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे चरण की वोटिंग के पहले 25 अप्रैल को देर शाम बीजेपी दफ्तर में प्रदेश के बड़े नेताओं की एक बैठक ली थी। बैठक में उन्होंने कहा था कि जिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में मतदान कम होगा उनका पद चला जाएगा। बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि अमित शाह ने
ये नहीं बताया था कि कितने फीसदी कम वोटिंग पर मंत्रियों का पद जा सकता है। अब एक नजर उन मंत्रियों पर जिनके क्षेत्र में वोटिंग कम हुई। मुरैना लोकसभा सीट में ऐंदल सिंह कंसाना के क्षेत्र में 53.1% वोटिंग हुई। यहां नरेंद्र सिंह तोमर भी वोट परसेंट नहीं बढ़ा पाए। मुरैना सीट की 8 विधानसभा में से 3 पर भाजपा का कब्जा है। इस सीट पर वोटिंग के आंकड़े देखें तो सबसे कम सुमावली में 53.1% मतदान हुआ। ये लोकसभा मतदान से 5% कम है। यहाँ से ऐंदल सिंह कंसाना विधायक हैं, जो डॉक्टर मोहन सरकार में कृषि मंत्री हैं। बैतूल लोकसभा सीट में हरसूद विधायक विजय शाह की सीट पर कम मतदान हुआ। बैतूल सीट पर 73.48% वोट पड़े। यहाँ से दुर्गादास उइके भाजपा के प्रत्याशी हैं। इस सीट में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में हरसूद में सबसे कम वोटिंग हुई। यहाँ से विजय शाह डॉक्टर मोहन सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं। उनकी सीट पर 69.13% वोटिंग हुई, जो संसदीय सीट पर औसत मतदान से 4.35% कम है। भोपाल में 2 मंत्रियों के क्षेत्र में औसतन से कम वोटिंग देखने को मिली। भोपाल लोकसभा सीट पर नरेला और गोविंदपुरा में औसत से कम वोटिंग हुई। नरेला क्षेत्र मंत्री विश्वास सारंग का क्षेत्र है, जहां औसत से 3.27% वोट कम पड़े। हालांकि इस चुनाव में भाजपा ने सारंग को राजगढ़ की जिम्मेदारी दी थी। ग्वालियर लोकसभा सीट से 2 मंत्री हैं। यहाँ पर दोनों सीटों में कम मतदान हुआ। ग्वालियर लोकसभा की 8 में से 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा काबिज है। इनमें से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर में औसत से 3.23% कम वोटिंग हुई। यहाँ 58.45% वोट पड़े, जबकि लोकसभा क्षेत्र में 61% से ज्यादा मतदान हुआ। भोपाल की गोविंदपुरा सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। इस विधानसभा सीट से विधायक कृष्णा गौर हैं, जो पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री हैं। उनके क्षेत्र में 60% से ज्यादा वोट पड़े, जबकि लोकसभा में वोटिंग का फीसद 62.29% है। इस तरह से औसत से 2.24% वोटिंग कम हुई। भिंड सीट के तहत 8 में से 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। यहाँ के एकमात्र मेहगांव से विधायक राकेश शुक्ला मंत्री हैं। इस चुनाव में उनकी मेहगांव सीट पर लोकसभा में औसतन मतदान से 0.94% कम वोटिंग हुई। प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री नारायण कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से विधायक हैं। उनके क्षेत्र में 61.3% वोट पड़े, जो संसदीय क्षेत्र की औसत वोटिंग से 1% से भी कम है। इस सीट से उनके प्रतिद्वंदी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के प्रवीण पाठक लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ब्यावरा सीट से विधायक और डॉक्टर मोहन सरकार में मंत्री नारायण सिंह पवार की सीट पर 75% वोटिंग हुई, जो औसत से महज 0.39% कम है। दरअसल राजगढ़ सीट पर अमित शाह का पूरा फोकस था। इस वजह से विधायक और मंत्रियों ने यहां मतदान के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। जिन मंत्रियों के क्षेत्र में कम वोटिंग हुई, उन्होंने इसके लिए कई सारे कारण गिनाए हैं। वहीं ज्यादा वोटिंग करवाने में कामयाब रहे विधायकों का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। बहरहाल तीसरे चुनाव के चरण में 8 ऐसे मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में कम वोटिंग हुई और जो शाह की चेतावनी के बाद अब डेंजर जोन में दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।